हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 20 लेक्चर हो चुके हैं। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हम यूनिट नंबर 3 के 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। अब 16 क्वेश्चन के बाद यूनिट नंबर 3 जो थी वो था बल। तो बल के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे कि सर बल से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कितने एग्जाम में आए हुए हैं। उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ उस क्लास में हमने 16 प्रश्न को डिस्कस कर लिया था। अब हम इस क्लास में 17 प्रश्न से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण क्या है? अगर हम अंतरिक्ष यान में बैठकर जाएं तो व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, भारहीनता होती है और ऐसे तैरता है। तो भारहीनता के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन है जड़त्व कारण है, कि त्वरण है, कि शून्य गुरुत्व है, कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना है। इनमें से बताना है कि आखिरकार इनमें से क्या कारण है। तो देखो, जड़त्व क्या होता है ये हम जस्ट अगली क्लास में, इससे आगे आने वाली क्लास है उसमें पदार्थों के भौतिक गुणों को हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम जड़त्व को डिटेल में समझेंगे। जड़त्व तो अभी यहाँ समझो कि भारहीनता का जड़त्व कारण नहीं है। अगला है त्वरण, एक्सीलरेशन। अगर किसी वस्तु में एक्सीलरेशन है तो वो भारहीनता कभी अनुभव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भार का मतलब क्या है? भार का फॉर्मूला होता है W बराबर m/g। तो सर ये कह रहा है कि एक्सीलरेशन है। यदि एक्सीलरेशन है तो सर उसका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो फिर भारहीन होगा कहाँ वो? उसका तो भार कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब सर भारहीनता का अनुभव ये त्वरण होने पर नहीं करता है। अगला है सर शून्य गुरुत्व हो जाए। देखो, ऐसा ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं बनी जहां गुरुत्व शून्य हो जाए। भाई अगर ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो वहां किसी न किसी द्रव्यमान वाला पिंड, कोई ना कोई द्रव्यमान वाला पिंड हमारे ऊपर गुरुत्व जरूर लगा रहा होगा। शून्य होता है केवल एक जगह। अगर हम कोई द्रव्यमान वाला पिंड है हमारे ऊपर गुरुत्व लगा रहा है, अगर हम उसके सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो गुरुत्व शून्य होगा, वरना कहीं पर हो नहीं सकता। तो हम किसी अगर कोई तैरता हुआ पिंड है या कोई बहुत बड़ा ग्रह है उसके सेंटर में पहुंच जाएंगे तो वहां हम भारहीनता का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर शून्य गुरुत्व भी कारण नहीं है, क्योंकि वो अंतरिक्ष यान की बात कर रहा है। अंतरिक्ष यान का मतलब अंतरिक्ष यान स्पेस में चल रहा है और उसमें हम बैठे हैं, वहां भारहीनता का अनुभव हो रहा है। तो कुल मिलाकर सर ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना, ये है। देखो, संसार की कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरे, फ्री, ये शब्द से लिखा हो मुक्त रूप, मुक्त रूप में समझ जाना कि वो भारहीनता का अनुभव करेगा। मतलब उसका जितना भार है, भार आता कहाँ से है? किसी के ऊपर हम अगर खड़े हैं तो वो जितनी प्रतिक्रिया करेगा उस प्रतिक्रिया से भार आता है। तो लेकिन अगर कोई स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो प्रतिक्रिया मिल कहाँ रही है? तो प्रतिक्रिया मिलेगी नहीं, इसका मतलब भारहीनता का अनुभव करेंगे। तो इस सवाल का जवाब है डी, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। अगर कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरेगी तो भारहीनता का अनुभव वहां होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 के बाद 18वां क्वेश्चन ये है, ये दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ये है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, इन्होंने दे दिया है। यहाँ पर ये लिखा है k m1 m2 बटे r², जहाँ k है, k एक नियतांक है, नियतांक। इसका मान, अब आगे क्वेश्चन मार्क है, जो इसका मान है, इस जो कांस्टेंट है इसका मान केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। ये है ऑप्शन इसका, कि केवल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है कि ये द्रव्यमानों के बीच में माध्यम सर कौन सा है, इस पर डिपेंड करेगा ये। कि अब ये ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही है, और ये कह रहा है कि ए और बी दोनों गलत हैं। इनमें से आप बताइए। ये CPMT एग्जाम में पूछा गया सवाल। देखो ये भी क्वेश्चन आया था NCERT, ये बुक में है, NCERT की बुक में, तो ये यहाँ से था इस टॉपिक से, तो मैंने ले लिया। अब ये क्वेश्चन है CPMT एग्जाम में आया। अब यहाँ सोचो कि सर ये F बराबर यहाँ तो G m1 m2 बट्टे r² होता है। तो ये जो K है ना, ये गुरुत्वीय नियतांक को डिनोट कर रहा है। अब अगर ये गुरुत्वीय नियतांक है तो सर ये गुरुत्वीय नियतांक किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करता है केवल मात्रक पद्धति पर। मतलब अगर तुम बल और ये दूरी है और ये द्रव्यमान है, अगर इनको बल को तुम न्यूटन में ना लेकर डायन में लोगे, और ये जो द्रव्यमान है इनको अगर किलोग्राम में ना लेकर ग्राम में लोगे, और आर को मीटर में ना लेकर सेंटीमीटर में लोगे, तो जी की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी।
बड़ी वैल्यू आएगी। जो तुमने सुना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 वो नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि सर ये मात्रक की जो पद्धति है, जैसे न्यूटन है, न्यूटन MKS में होता है। सर अगर इस बल की वैल्यू CGS में ले लूँ, मतलब पद्धति बदल दूँ, तो सर इस G की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है, ये जो G होता है इनडायरेक्ट रूप से G है, इसका मतलब सर ये जो G है, ये G डिपेंड करेगा मात्रक की पद्धति पर कि तुमने MKS लिया है तो 6.67 इंटू 10⁻11 वाला आएगा, और अगर तुमने CGS लिया है तो सर उतनी वैल्यू नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर ये कांस्टेंट केवल मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। इस सवाल का जवाब होगा बी, केवल मात्रक की जो पद्धति होती है उस पर डिपेंड करता है। पद्धति बड़ी ले लेंगे तो वैल्यू छोटी निकल के आएगी, पद्धति छोटी ले लेंगे तो वैल्यू बड़ी निकल के आएगी, इस पर डिपेंड करता है। ये कह रहे हैं सर द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, तो इस बात को मैंने जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि माध्यम पर किसी प्रकार का निर्भर होता ही नहीं है, माध्यम पर तो डिपेंड करता ही नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने कहा था कि एक द्रव्यमान वाला पिंड ये है, एक ये है, इनको अगर हम पानी में ले जाएंगे तब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। मान लो 10 गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पानी में ले जाएंगे तब भी 10 होगा, हवा में ले जाएंगे तब भी 10 होगा, स्पेस में ले जाएंगे तब भी 10 होगा। इसका मतलब माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस पॉइंट को मैंने लिखाया था, आप उस क्लास को, पीछे वाली क्लास को जाकर देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण वाली क्लास को। तो ये इन चारों में से केवल मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। ये सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। अगर दो वस्तु हैं तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, किस पर नहीं करता, ये पूछा है। द्रव्यमानों के गुणनफल पर डिपेंड नहीं करता क्या, कि द्रव्यमानों के योगफल पर निर्भर नहीं करता है, कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल G है उस पर निर्भर नहीं करता है, कि द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो हम कहेंगे देखो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर करता है, ये गुरुत्वीय नियतांक है, तो सर गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर करेगा कहाँ है, ये है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर डिपेंड करता है, ये तो सर डिपेंड करता है। हमें पूछा किस पर नहीं करता है, सर द्रव्यमानों का गुणनफल है, तो सर द्रव्यमानों का गुणनफल पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। सर द्रव्यमानों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, सर दूरी को कम या ज्यादा करेंगे तो ये बल कम या ज्यादा होगा। इसका मतलब सर दूरी पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, नियतांक पर भी निर्भर कर रहा है, और द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन द्रव्यमानों के योगफल पर डिपेंड नहीं करता, योगफल पर निर्भर नहीं करता, गुणनफल पर निर्भर करता है, योगफल पर नहीं। तो इस सवाल का जवाब होगा ये, क्योंकि उसने यही पूछा था कि किस पर गुरुत्वाकर्षण बल है, किस पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमानों के योगफल पर निर्भर नहीं करता है, वरना गुणनफल पर तो निर्भर करता है। ये हो गया सवाल। 19 के बाद 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। मतलब ये जो तथ्य हैं 4, इनमें से वो कौन सा तथ्य है जो ये बताता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य कर रहा है जो सूर्य की तरफ लग रहा है, कि पृथ्वी पर बल कार्य करता है, पृथ्वी पर एक बल लगा हुआ है जो सूर्य की तरफ कार्य करता है। अब हम जानते हैं कि देखो पृथ्वी को अपनी कक्षा में बनाए रखे है, पृथ्वी अपनी कक्षा में बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी कक्षा को छोड़ के चली जाए, हमेशा उसी कक्षा में गति करती रहती है। तो सर उस कक्षा में बनाने के लिए सूर्य की तरफ एक बल लगेगा। तो जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, वृत्तीय गति, तब मैंने बताया था जब भी कोई आकाशीय पिंड अगर किसी ग्रह के या फिर तारे के चक्कर लगा रहा है तो सर वहां पर अविकेंद्र बल काम करता है। तो कुल मिलाकर वृत्तीय गति होती है और वृत्तीय गति के दौरान अविकेंद्र बल काम करता है। तो देखते हैं, गिरते हुए पिंडों के पूर्व की ओर विचलन, जो पिंड गिर रहा है वो पूर्व की तरफ उसका विचलन होता है, इसके कारण है कि सूर्य की तरफ एक बल लग रहा है, ये कारण है क्या। अगला पढ़ते हैं, दिन और रात का होना, यहाँ तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, वो पूछ रहा है कि सूर्य की तरफ एक बल लग रहा है उसका कारण बताओ। तो दिन और रात का होना, इससे क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी का सूर्य की ओर परिक्रमा करना, सूर्य की ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य की ओर मतलब एक तरह से सूर्य के चारों ओर की बात है, ये इसने लिख दिया है सूर्य की ओर, ये यहाँ वैसे इसको लिखना चाहिए था सूर्य के चारों ओर ही है इसका मतलब। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की बात आ गई, परिक्रमा। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तभी तो उस पर सर्कुलर मोशन हो रही है या दीर्घवृत्ताकार गति हो रही है। तो जो दीर्घवृत्ताकार गति है इसी के कारण तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जो उसको बांध कर रखता है। तो कुल मिलाकर सर इस सवाल को जो जवाब है ना वो यही है। अब ये कह रहा है कि सूर्य की पृथ्वी की ओर आभासी गति,
क्या सूर्य चलता है पृथ्वी की तरफ? तो सूर्य तो भाई तारा है, वो तो स्थिर रहता है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर यही है सर, सूर्य की पृथ्वी का सूर्य की ओर परिक्रमा करना, सूर्य की ओर या फिर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है सर, इसी के कारण वो अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जाता है, उस पर एक बल कार्य करता है। तो इतना होगा। बी 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? प्रबल नाभिकीय बल की परास क्या होती है? एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो इनमें से कौन है जो प्रबल नाभिकीय बल की परास है? रेंज क्या है कि अगर उससे कम दूरी कर देंगे तो फिर प्रबल नाभिकीय बल नहीं लगेगा, नहीं उससे अगर दूरी अगर बढ़ा देंगे तो प्रबल नाभिकीय बल नहीं काम करेगा। तो सर वो दूरी बहुत माइनर सी होती है, 10 की घात -16। इस सवाल का जवाब है ये 10 की घात -16। तो हम याद रखेंगे कि प्रबल नाभिकीय, इसको मैंने जब नाभिकीय बल पढ़ाई थी तो उसको डिटेल में बताया था सर, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, इनके मध्य में कितना बल लगता है, इन दोनों की परास क्या होती है, दोनों बताया था, और कैसे प्रबल नाभिकीय बल काम करता है और कैसे दुर्बल नाभिकीय बल काम करता है। तो इसको डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया था, आप उसको जाके देख सकते हो। तो प्रबल नाभिकीय बल की परास डैश होती है, कितनी होती है भाई साहब? 10 की घात -16। मतलब 10 की घात -16, ये दूरी बहुत छोटी हो गई, अपनी आंखों से तो नहीं देख पाओगे, ये दूरी बहुत छोटी हो गई। अगर इतनी दूरी से अगर तुमने थोड़ी सी बढ़ाई दूरी तो फिर ये जो प्रबल नाभिकीय बल है ये काम करना बंद कर देगा, इसकी रेंज इतनी होती है। तो ये हुए हमारे अगले 5 क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं अगले और 5 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है तब, अचर क्या मतलब होता है? एक होता है चर, एक होता है अचर। चर का मतलब होता है वेरिएबल, जो बदलता रहे। अचर मतलब होता है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि कांस्टेंट चाल से अगर वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रही है तब इन चार में से कौन सी बात सही है? अगर कांस्टेंट चाल से, अगर जिस भी पॉइंट पर आप चाल देखो तो चाल समान है, कांस्टेंट चाल से अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उस वक्त इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? देखो भाई, इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। क्या अगर इस तरह से कांस्टेंट चाल से अगर कोई मूव कर रहा है तो कोई कार्य नहीं होगा? पहली बात ये कि इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। क्या इसमें कोई एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा होगा? इस पर कोई बल नहीं लगा होगा, या ये है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। तो इसका वेग अचर रहता है, इसका वेग अचर रहता है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो देखो पहले तो इसको देखते हैं। इसका वेग अचर रहता है, अचर का मतलब समझ रहे हो? अचर मतलब कांस्टेंट, अचर मतलब कांस्टेंट। तो एक बात समझो, कांस्टेंट वेग का मतलब एक समान वेग। तो मैंने बताया था जब वृत्तीय गति आपको पढ़ाई थी तब मैंने कहा था, क्या कभी संसार में अगर कोई वृत्तीय गति कर रही है तो उसका वेग कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? ना तो पृथ्वी पर और ना ही ब्रह्मांड में उसका वेग कांस्टेंट हो सकता। कांस्टेंट जीवन में कभी नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर ये आपको जानना है तो इससे पहले वाली जो क्लास थी, इसके पहले जो मैंने एक क्लास पढ़ाई थी, इसमें आपको मैंने सर्कुलर मोशन और अविकेंद्र और अपकेंद्र बल पढ़ाया था, उस क्लास को जाके आप देख सकते हो। तो इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो नहीं सकती। अगला, इस पर कोई बल नहीं लगता क्या? अगर कोई वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब मैंने बताया था 2 तरह के बल कार्य करते हैं, एक अविकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल। अविकेंद्र और अपकेंद्र और वृत्तीय गति तीनों को मैंने उस वीडियो में बताया था, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। तो इसका मतलब सर ये भी गलत बात कह रहा है। बल तो काम करेंगे, 2 बल काम कर रहे हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, वही बल तो इसको एक सर्कल में फिक्स बना कर रखा है, तो बल तो सर इस पर काम कर रहा है। लेकिन हाँ, बल बराबर है ये एक अलग बात है, लेकिन बल तो लगा हुआ है। तो सर ये भी गलत बात बोल रहा है। अगला कह रहा है इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। एक बात बताओ, जब मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला बताया था आर ओमेगा, ये फॉर्मूला बताया था। एक्सीलरेशन त्वरण, अगर कोई सर्कुलर मोशन वस्तु करती है तो उसके ऊपर इतना त्वरण काम करता है। इसका मतलब सर वो कह रहा है कि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होगा, वस्तु एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब सर ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा मात्र एक बचा है सर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये है क्या आखिरकार? ये है क्या? ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी तो देखो, सर्कुलर मोशन में अगर उसका कार्य निकाला जाएगा, अगर वो देगा कि सर्कुलर पाथ पर आधा पाथ कवर किया है, कि 1/4 पाथ कवर किया है, तो हम उतना काम निकालेंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं कि आधा चला है, कि 1/3 चला है, कि 2/3 चला है, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, तो हम कंप्लीट एक चक्र मानेंगे। कंप्लीट चक्र में किया गया काम कितना होगा,
तो सर कंप्लीट चक्कर में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर, W बराबर F इंटू डी होता है। डी का मतलब होता है सर विस्थापन। आगे की क्लासेस में विस्थापन को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन देखो वृत्तीय गति अगर कोई पिंड कर रहा है तो उसका विस्थापन हर एक कंप्लीट चक्कर पर शून्य हो जाता है। तो सर डी शून्य होगा तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सर कार्य नहीं किया जाता। अगर सर्कुलर पाथ पर कोई व्यक्ति गति कर रहा है या कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 23वां। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पहले का, ये कह रहा है कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी, मान लो एक ये पिंड है एक ये पिंड है, ये m1 द्रव्यमान है ये m2 द्रव्यमान है, बीच की दूरी अगर मान लो r थी तो इस r को हमने 6r कर दिया, 6r कर दिया तो इनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा कि 12 गुना हो जाएगा कि 36वां भाग हो जाएगा कि 1/36 गुना हो जाएगा कि एक से अधिक उत्तर है इसके। देखो बीपीएससी मैथ और साइंस 6 to 8 वाला एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, 5 हैं इसमें, तो ये है, तो आपको देखना है। तो हम जानते हैं कि सर F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो सर G तो कांस्टेंट है, m बदला नहीं है, m हमने बदला नहीं है, तो ये कुछ नहीं, केवल r बदला है, r को 6 गुना किया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट, देखो मैंने ये बताया था जब मैंने ये पढ़ाया था, जब ऐसे क्वेश्चन कराए थे तो मैंने डायरेक्ट आंसर बताया था। मैंने कहा देखो जिसमें परिवर्तन करो उसको, जितना परिवर्तन किया है वहाँ रख दो और जिसको नहीं किया उसको 1 मान लो। देखो m में कोई परिवर्तन नहीं किया तो 1, इस m में कोई परिवर्तन नहीं किया तो 1 अपॉन r में परिवर्तन किया है, कितना किया है सर, इसको 6 गुना किया है, 6 गुना, तो ये 6r हो जाएगा और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये r भी मत रखो, केवल वैल्यू रखो, कितनी गुनी की गई थी, 6 गुनी। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकला 1/36। तो कहाँ पर है 1/36, तो कहेंगे सर 1/36 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सर आंसर सही है इसका, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है सर 36वां भाग, सर इसका मतलब और इसका मतलब तो सेम होता है। 36वां भाग का मतलब भी 1/36 होता है और 1/36 का मतलब भी, इसका मतलब सर ये भी है। इसको ध्यान से देखना था कि इसका ये भी उत्तर है ये भी उत्तर है, इन दोनों बातों का मतलब तो सेम है। 1/36 का मतलब 36वां भाग ही होता है, इसका मतलब सवाल का जवाब जाएगा 1 से अधिक, इसका मतलब 1 से अधिक इसका आंसर होगा। बहुत से लोगों ने जल्दबाजी में 36वां भाग लगा दिया, किसी ने 1/36वां गुना कर दिया, इतना कर दिया, लेकिन उसने देखा ही नहीं भाई साहब कि इन दोनों का मतलब सेम है, इस सवाल का जवाब 1 से अधिक होगा। तो ये हो गया आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन 24वां। निम्न में से कौन भार के संबंध में गलत है। भार क्या होता है भाई, भार होता है W बराबर m इंटू जी होता है। तो m इंटू जी के बारे में कौन सी बात गलत है, गलत पूछी है, आप ध्यान देना, गलत बात पूछता है। देखो जब क्वेश्चन गलत पूछता है ना, कुछ गलत है कि असत्य है, तो ऐसे सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो भाई, यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है। एक बार बताओ, कोई भी पृथ्वी के ऊपर वस्तु रखी है, मान लो अगर ये अर्थ है और इसके ऊपर व्यक्ति ये खड़ा है, तो इसका मतलब सर ये अपना भार, इसके ऊपर पृथ्वी भार एक बल लगाएगी जो अपनी तरफ खींचेगी, सर वही तो होता है mg। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है सर, उसी बल को तो भार कहते हैं, उसका भार होता है, उतने भार से खींचेगी। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी, यह जो भार है, भार यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है। तो ये तो बात सही है भाई, भार तो आकर्षण बल होता है, पृथ्वी लगाती है हर एक द्रव्यमान वाली वस्तु पे। तो ये बात तो सही कह रहा है, हमें गलत ढूंढना है कौन सा है, तो ये तो बात सही है, तो इसको ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सही बात है, हमें गलत बात बतानी है। अगला, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो भाई ये भी सही बात है, बल है, ये बल है, तो बल तो दिशा और परिमाण दोनों रखती है, सदिश राशि होती है, तो सर ये भी सही बात है, हमको गलत ढूंढना है। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता। एक बात बताओ, m इंटू जी, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के स्थान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। मैंने आपको बहुत सवाल ऐसे बताए हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना भूमध्य रेखा पर खड़ा है तो उसका भार अलग है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगा तो वो अपने भार में वृद्धि महसूस करेगा, बड़ा हुआ महसूस करेगा। इसका मतलब सर भार जो है, स्थान बदलने पर भार भी बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि सर जी की वैल्यू अलग अलग है ना, पृथ्वी पर हर एक स्थान पर जी का मान अलग अलग है। इसका मतलब जी के मान में परिवर्तन होने के कारण सर भार भी बदल जाता है। इसका मतलब सर यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये कह रहा है कि ये गलत कह रहा है, मतलब ये वाली बात गलत कह रहा है। स्थान पर तो निर्भर करता है भार, क्यों, क्योंकि भाई स्थान बदल देंगे तो भार भी बदल जाएगा, यही बात गलत है। और उसने पूछा गलत ही पूछी है कि गलत कौन सी है, तो सर ये बात गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कि यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये स्थान पर निर्भर
करता है। इसका मतलब गलत पूछी थी तो यही आंसर हमें बन जाएगा। अगला क्या है कि इसकी एसआई इकाई न्यूटन है, तो सर एक प्रकार का बल ही है, भार है, भार को ही बल बोलते हैं तो बल न्यूटन होता ही, तो ये भी सही बात है। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये गलत बात थी और गलत ही उसने पूछी थी, तो ये आंसर हो गया। अगला है 25वां क्वेश्चन कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अनुपात है। चंद्रमा पर देखो जी मून और जी अर्थ, ये हमको बताना है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है। तो हमने ये कहा था कि देखो, हमने कहा था कि जी मून बराबर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग, यही तो होता है। पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 करेंगे तो चंद्रमा पर निकल आएगा, तो यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। सर यहाँ कुछ नहीं तो गुणा में 1 मानेंगे, इसको गुणा वाली चीज को जब इधर भेजेंगे तो भाग में आएगी, तो जी एम अपॉन जी ई और बराबर 1/6। इस चीज को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अगर अनुपात और समानुपात आपने पढ़ा है तो सर भिन्न ही तो अनुपात समानुपात होती है। ये जो भिन्न है ना, ये बदल जाएगी अनुपात में। कैसे बदलेगी, इधर लिखते हैं। ये जो है ना वो हो जाएगा जी एम अनुपात जी ई, ये वाला जो है ना ये अनुपात बनेगा, और ये होता है ये समानुपात बन जाता है, मतलब बराबर। तो हम इसको बराबर लिख देंगे। अभी इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो हमारे पास कौन सा जवाब है, 1/6। देखो 6/1 भी है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, 1/6 इसका आंसर आएगा। इसने पूछा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अनुपात है। हाँ ठीक है, यही है। तो कितना है, ये है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किससे बताना है, पृथ्वी से, तो जिससे बताते हैं वो दूसरे नंबर पर रखते हैं। इसका मतलब सर इसका जवाब है हमारे पास ये बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होगा। देखो मैंने बताया था घूर्णन अगर पृथ्वी कर रही है तो जी के मान में परिवर्तन होता है। सर घूर्णन तेज करेगी तो जी घटेगा और घूर्णन धीमे करेगी तो जी बढ़ेगा। और ये कहाँ घटता बढ़ता है, केवल अक्षांशों पर घटता बढ़ता है। क्या भूमध्य जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ध्रुवों पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल पड़ता है तो अक्षांशों पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है, तो सर भूमध्य रेखा पर पड़ता है। अगर ये कह रहा है कि पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे, अगर घूर्णन बंद कर देगी, देखो कम करती है तो जी बढ़ता है और बिल्कुल बंद कर देगी तो जी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर भी जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा। और जी की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, अधिकतम वैल्यू मैंने बताया था 45 डिग्री पर 9.8 होती है, ये एवरेज है। मैक्सिमम होती है ध्रुवों पर 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मिनिमम होती थी भूमध्य रेखा पर 9.78 इतना होता है। तो वो मिनिमम होती है। लेकिन अगर हमें इसकी जो घूर्णन गति है इसको अगर रोक दिया है, बिल्कुल बंद हो गई है घूर्णन गति, अगर बंद हो गई है तो सर घूर्णन गति बंद होने के कारण भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होती है इतनी 9.83 न्यूटन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है इसका आंसर। तो इन सवालों का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, निम्न चित्र में किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर दर्शाया गया है, तो भारों का सही अवरोही क्रम, देखो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। भार का सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखनी है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ये होता है अवरोही क्रम। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पर अवरोही क्रम की, तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ पर 4 जगह भार दिखाया गया है। देखो ये दिखाया गया है ध्रुव पर है W2, केंद्र पर है W1, और सर यहाँ से पृथ्वी के देखो अंदर खोद कर अंदर गए हैं x मीटर गहराई पर, तो वहाँ है W4, और पृथ्वी की सतह से x मीटर ऊंचाई पर गए हैं, वहाँ है W3। तो आपको इसमें से बताना है कि सर भार जो ये भार है किसी वस्तु का भार है, और ये 4 जगह दर्शाया गया है। तो यहाँ अवरोही क्रम बता रहा है। तो पहले ये बताओ सबसे ज्यादा भार कहाँ होगा। सर सबसे ज्यादा भार होता है ध्रुवों पर, तो सर W2 सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पहले W2 कहाँ पर आ रहा है, W2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर सर ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि W2 सबसे बड़ा है तो आएगा W2 पहले नंबर पर। तो ये तो एक ऑप्शन गलत हो गया। अगला सर अब हम बात करते हैं सर देखते हैं कि इसके बाद कहाँ पर होगा। इसके बाद वैसे सतह पर होता है, तो सतह पर तो दिया नहीं, सतह पर तो दिया ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि सतह छोड़कर अब जाएंगे, हम सतह छोड़कर ऊपर जाएंगे और सतह छोड़कर पृथ्वी के अंदर जाएंगे। तो सतह छोड़कर देखो ऊपर गए हैं x मीटर और उतना ही x मीटर अंदर गए हैं,
तो मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था इसको, तब मैंने बताया था कि अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है और सतह छोड़कर ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है, लेकिन तेजी से कहाँ घटता है सर? तेजी से घटता है ऊपर जाने पर। तो ये तीव्र गति से घटा होगा और ये धीरे धीरे घटा होगा, तो इस बात की गारंटी है सर इससे ज़्यादा होगा ये, क्योंकि ये धीरे धीरे घटा है और ये तेजी से घटा है। जो ऊंचाई, इसकी गहराई बराबर है, तो इसका मतलब सर इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा होगा। तो अब आएगा W4, W2 के बाद W4 कहाँ पर है? ये है। तो सर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दो ऑप्शन गलत हो गए, W4 आ गया। अब W4 के बाद होगा W3, क्योंकि ये छोड़ो यहाँ से है ऊपर, तो भार में कमी आई होगी, ये जायज़ सी बात है, लेकिन सर ये पृथ्वी के सेंटर पर तो शून्य हो जाता है ना, तो यहाँ तो शून्य होगा नहीं, यहाँ तो कुछ होगा भार उसका, तो सर W3 आएगा। W3 तीसरे पे आ रहा है और उसके बाद लास्ट में आएगा W1। तो इसका मतलब सर पहला ही ऑप्शन है ये गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो कुल मिलाकर ये अगर सवाल देखना है, समझना है, तो इसको डिटेल में मैंने जब पढ़ाया था आपको गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन, तब मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो यहाँ हमें समझ में आया सर ये इसका सही क्रम बना, इसका जो अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम, वो ये है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है 28वां क्वेश्चन, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस अक्षांश पर होता है? जो जी की जो वैल्यू है 9.8 जो हम लेकर चलते हैं, वो किस अक्षांश पर लेकर चलते हैं? तो हम बात करेंगे सर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, मतलब एन का मतलब उत्तरी अक्षांश, कि सर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, कि सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर एक से अधिक है इसके उत्तर। तो हम बात करते हैं सर जी की जो वैल्यू होती है, ये मैंने तब बताया था, चलो एक बार और बताते हैं। सर यहाँ पर मैक्सिमम होता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है कितना? 9.83, और सर 40, और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है कितना? होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक होता है इसका। और सर एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, तो ये कह रहा है एवरेज वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ये होती कहाँ पर है? ये होती है सर 45 डिग्री अक्षांश पर। तो आप कहोगे सर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया इसका आंसर। ये नहीं है सर, उत्तरी अक्षांश है, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी तो होगा, तो इसका मतलब सर ये भी तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। इसका मतलब 45 डिग्री का जो अक्षांश होगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों जगह पर इतना ही होगा, 9.8 एवरेज। यहाँ पर भी सर इस वाले पर भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब सर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों पर ही 9.8 होगा। और उसने पूछा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ होगा, तो सर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों पर होता है। तो इसका मतलब सर इसका जवाब ये भी है और इसका ये भी है, इसका मतलब इस सवाल के जवाब एक से अधिक हो गई। तो हम जाएंगे ई ऑप्शन पर, ई ऑप्शन है इसका, एक से अधिक। देखो बीपीएससी टीचर 6 to 8 मैथ और साइंस का जो पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल आया था। अब जिस व्यक्ति ने केवल एक चीज पढ़ी होगी तो वो यहाँ पर टिक लगा के आगे भाग गया होगा, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं पढ़ा होगा और आगे सवाल पढ़े तो हम पता चले कि सर इसका आंसर ही आएगा। बहुत से लोगों ने इसका जवाब इतना ही देकर चले गए होंगे और बहुत से तो जानते भी नहीं होंगे कि सर 9.8 वैल्यू कहाँ होती है। मैक्सिमम वैल्यू ध्रुव पर, मिनिमम वैल्यू भूमध्य रेखा पर, वो होती कितनी है? 9.78, और एवरेज वैल्यू 9.8 होती है, वो 45 डिग्री अक्षांश पर होती है। अब 45 डिग्री दोनों ही अक्षांश लिए जाएंगे। इस सवाल का जवाब है एक से अधिक। अब हम बात करते हैं सर, ये एक आकाशीय पिंड पृथ्वी की सतह पर गिरता है तथा वह वहां पृथ्वी को समतल कर देता है, पृथ्वी को समतल कर देता है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आएगा? देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, हम ये जानते हैं कि सर ये नॉर्थ, यहाँ पर थोड़ी चपटी टाइप की रहती है ये पृथ्वी। अगर यहाँ से कोई आकाशीय पिंड आके यहाँ गिरा और यहाँ की पृथ्वी भी उसने यहाँ इस तरह से फ्लैट कर दी, मान लीजिए उसने पृथ्वी आकर भी यहाँ गिरा, गिरने के कारण ये उसने इतना क्षेत्र फ्लैट कर दिया। तो अगर ये क्षेत्र फ्लैट कर दिया है, समतल कर दिया है, तो सर ये भी तो एक ध्रुव की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ये जब कोई आकाशीय पिंड, कोई भी उल्का पिंड आकर यहाँ गिरेगा, और ऐसा उसने नहीं कहा है कि ये इसमें खोदकर अंदर चला गया है, इसने ये क्या है कि समतल कर देता है, समतल कर देता है, समतल कर दिया यहाँ पर ये क्षेत्र। तो सर समतल करने पर ये जो क्षेत्र होगा सर ये भी एक ध्रुव की तरह काम करना प्रारंभ कर देगा। और ध्रुव पर जी का मान क्या होता है सर? मैक्सिमम होता है। जब इस पर ये आकाशीय पिंड नहीं गिरा था तब ये नॉर्मल था, गोल यहाँ था, तो उस पर जी का मान जितना भी होगा
लेकिन उससे अब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ध्रुव की तरह काम करना प्रारंभ कर देगा। इसका मतलब जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा, ये हो गया। अब अगर ऐसे बोलता कि एक आकाशीय पिंड है और आसमान से आता है और अगर पृथ्वी में गड्ढा करके अंदर घुस जाता है या गड्ढा करके अंदर चला जाता है, तब जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो सर तब तो जी का मान घटेगा क्योंकि उस गड्ढा करके अंदर चला गया ना, तो पृथ्वी की सतह से अंदर जाओगे तो जी का मान घटता है, ऊपर जाओगे तब भी घटता है। लेकिन सर ये अंदर थोड़ी गया, इस सवाल में ही बोल रखा है कि इसने समतल किया है मात्र, और समतल कर दिया तो ये ध्रुव की तरह काम करेगा और ध्रुव पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब यहाँ पहले जी जितना भी रहा होगा अब ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब बढ़ेगा। अगला सवाल है कि एक 120 सेंटीमीटर व्यास का गोला जल में डुबोया जाता है तो जार में से 1.2 किलोग्राम पानी विस्थापित हो जाता है, तो उस गोले के भार में डैश कमी होगी। इसका मतलब ये है कि एक गोला है, पानी से भरा हुआ एक जार है, हमने उसमें भरा, तो उस जार पूरा पानी से भरा हुआ था जार, उसमें जैसे गोले को डाला तो पानी बाहर निकल के जाएगा, तो वो कितना विस्थापित हुआ है? इसने बोला कि सर 1.2 केजी विस्थापित हुआ है। तो इस बताओ ये गोले के भार में कितनी कमी आएगी? तो तुमने अगर उत्प्लावन बल वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो इसका जवाब आराम से दे सकते हो कि सर इसका क्या बनेगा। देखो मैंने बताया था, एक बार और समझ लो कि यहाँ सर गोला मैंने डाला और गोले के कारण यहाँ पर जो पानी निकल के आया बाहर, ये आया 1.2 केजी, तो इस पानी का भार कितना होगा? m इंटू जी होता है, m की वैल्यू कितनी है? 1.2, जी की वैल्यू हम 10 मानेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन। और मैंने ये कहा था कि किसी वस्तु को अगर जल में या फिर किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो द्रव ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, और वो बल कितना लगाएगा सर? वो बल उतना ही लगाएगा जितना कि पानी विस्थापित हुआ है उसका भार है। तो विस्थापित हुआ है 1.2 केजी पानी, तो इसका भार अगर हम निकालेंगे तो mg फॉर्मूला लगाएंगे, m की वैल्यू रखी है तो 12 न्यूटन निकल के आया। इसका मतलब इसके ऊपर यहाँ पर एक उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ, वो भी 12 न्यूटन का ही होगा। तो इसका मतलब उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ आएगा तो वो ऊपर की तरफ इसके वास्तविक भार में कमी कर देगा, यही 12 न्यूटन। वैसे पृथ्वी पर इसका भार mg होगा, मान लो यहाँ पर हवा में था ये, तो इसका भार mg नीचे काम कर रहा होगा, लेकिन mg जितना भी होगा पानी में जाते ही ये इतना कम हो जाएगा। इसका मतलब इसके भार में कमी आएगी, और कितनी कमी आएगी सर? 12 न्यूटन की कमी आएगी। इसका मतलब इस सवाल का जवाब है सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अर्धठोस स्नेहक है? स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट बोलते हैं, ये घर्षण बल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। घर्षण बल के लुब्रिकेंट जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाए थे तीन बताए थे कि 3 प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं सर। एक ठोस होता है, एक अर्धठोस होता है और एक होता है तरल। तो उसने पूछा है कि ये इनमें से कौन सा अर्धठोस है? अर्धठोस ग्रेफाइट, ये तो सर सॉलिड होता है पाउडर की फॉर्म में। तो ये जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल को घिसते हैं, पेज पर घिसना और उसमें से हाथ पर लगाना, तो वो बहुत ज़्यादा चिकना महसूस होगा। तो वो चिकना क्यों महसूस होता है सर? ग्रेफाइट के कारण। तो ये तो सर सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो ये तो नहीं है। मोबिल, ये सर लिक्विड होता है। बालू, ये भी सॉलिड होती है सर। ग्रीस है सर अर्धठोस। जैसे कॉलगेट होता है, कॉलगेट एक तरह का पेस्ट है, तो पेस्ट टाइप का अगर कोई है जो आपके घर्षण बल को कम कर रहा है, वही सर अर्धठोस कहलाता है। तो ये सर अर्धठोस है, इसका आंसर है ये वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक द्रव को एक बीकर में भरा जाता है तो उसके नवचंद्रक पर स्पर्श कोण ग्रेटर देन 90 मतलब 90 अंश से ज़्यादा है, तो नवचंद्रक का आकार कैसा होगा? आकार का मतलब देखो, नवचंद्रक आपने पढ़ा होगा ससंजन और असंजन बल। जब हमने ससंजन और असंजन बल पढ़ाया था तब हमने बताया था कि सर ये नवचंद्रक क्या होता है, मिनिस्कस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है इसको डिटेल में हमने ससंजन और असंजन वाली वीडियो में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि सर उसको क्या है। अब हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर नवचंद्रक पर 90 अंश से ज़्यादा कोण हो जाता है, 90 अंश से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब सर नवचंद्रक इस तरह से होता है, तभी यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये एंगल थीटा 90 अंश से ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह से होता है इसका आकार नवचंद्रक का, तो ये कैसा होता है? उत्तलावकार होता है। तो इस सवाल का जवाब होगा उत्तलावकार। इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आप उस वीडियो में जाकर देखना एक बार कि ये कैसे हो जाता है। और हमने बताया था कि मरकरी के लिए कितना होता है थीटा की वैल्यू, और जल के लिए कितनी होती है, और अगर यहाँ पर हम कोई कांच भर देंगे तो उसके लिए कितना होता है नवचंद्रक
पर जो थीटा का मान होता है वो कितना होता है, वो हमने सब लिखाया था। आप उसको एक बार वीडियो को जाकर विजिट करो। तो इस सवाल का जवाब हुआ सर उत्तलाभकार होता है, मतलब 90 अंश से अगर ज़्यादा होगा तो सर उत्तलाभकार होता है, और अगर सर 90 अंश से कम होगा तो सर अवतलाभकार होता है। नवचंद्रक, ये जो नवचंद्रक है ये अवतल आकार का हो जाता है जब 90 अंश से कम होता है एंगल, तो 90 अंश से ज़्यादा है तो उत्तल हो जाता है, और सर जब 0 अंश होता है तो सर समतलाकार हो जाता है। इन तीनों बातों को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको एक बार देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण बल शब्द का प्रयोग किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमने बताया था सर जो ब्रह्मगुप्त नाम का व्यक्ति है, ब्रह्मगुप्त नाम का एक भारतीय दार्शनिक है, इस दार्शनिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षणम शब्द निकाला था वेदों से, और उस शब्द से ही गुरुत्वाकर्षण बना है। इसका मतलब ब्रह्मगुप्त ही वो पहला व्यक्ति है जिसने बताया था कि पृथ्वी की तरफ हर एक चीज खिंचती है, तो वो किसके कारण खिंचती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ब्रह्मगुप्त ही वो व्यक्ति है जिसने इस शब्द को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। इसको भी हमने जब हमने गुरुत्वाकर्षण बल का इतिहास पढ़ा था, तो गुरुत्वाकर्षण बल के इतिहास में इसको हमने डिटेल में समझा था। तो ये भी अगर देखना चाहो तो इस वीडियो को भी आगे आप देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एक साइकिल के पहियों पर घर्षण बल किस प्रकार लगेगा? अगर साइकिल के पहिए हैं, इसको एग्जाम्पल को मैंने बताया था अपनी क्लास में कि साइकिल के पहिए हैं तो उस पर घर्षण बल कैसे काम करता है। ऑप्शन है सर पिछले पहिए पर पीछे की तरफ और आगे वाले पहिए पर आगे की तरफ लगता है क्या? अगला है कि पिछले पहिए पर आगे की तरफ और अगले पहिए पर पीछे की तरफ लगता है, कि दोनों पहियों पर आगे की तरफ लगता है, या फिर दोनों पहियों पर पीछे की तरफ लगता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे कि सर पिछले पहिए पर आगे की तरफ लगता है और अगले वाले पहिए पर पीछे की तरफ लगता है। इस तरह से घर्षण बल काम करता है, और मैंने इसका डायग्राम बनाकर बकायदा आपको समझाया था। यदि आप इसको समझना है तो घर्षण बल वाली जो वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हो। तो इस सवाल का जवाब हुआ सर बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, घर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल जो है किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो इस पर भी मैंने बताया था कि घर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इनमें से किस पर नहीं कर रहा है? पहला है अविलंब प्रतिक्रिया। अविलंब प्रतिक्रिया मतलब है कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर कोई वस्तु, कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। अविलंब प्रतिक्रिया ये आर है, ये सर आर जितनी ज्यादा होगी, आर जितनी ज्यादा होगी, आर ये मिलती किससे है? सर इसके द्रव्य इससे मिलता है, एम जी से मिलता है। एम जी सर जितना ज्यादा होगा सर उतनी ही ज्यादा ये अविलंब प्रतिक्रिया आएगी। तो इसका मतलब सर एम जी और अविलंब प्रतिक्रिया एक ही बात है, जितना एम जी लगेगा उतना अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर हो जाएगी। तो अविलंब प्रतिक्रिया तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है घर्षण बल इसके, तो जितनी ज्यादा अविलंब प्रतिक्रिया उतना ज्यादा घर्षण बल, मतलब ये जितनी ज्यादा वस्तु भारी होगी उतना ज्यादा यहाँ दबेगी, और ज्यादा दबेगी तो घर्षण बल भी ज्यादा ही लगेगा। तो सर ये इस पर तो निर्भर करता है, हमें पूछा है किस पर नहीं करता है, तो सर अविलंब प्रतिक्रिया पर तो घर्षण बल निर्भर करता है, तो ये उत्तर तो बन नहीं सकता। संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जो संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर इस पर निर्भर नहीं करता है। देखो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अंडे की क्रेट ले लेना, अंडे की क्रेट को अगर टीन के ऊपर, जो घर पे टीन रखी जाती है उस टीन के ऊपर रखना तो पूरी फंसेगी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट उसके टच करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने वहां पर बताया था कि संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर घर्षण बल काम नहीं करता है, सर इस पर निर्भर ही नहीं करता है। और घर्षण बल का ओल्ड व्यू क्या है और नया व्यू क्या है, मैंने एक वीडियो बताई थी घर्षण बल का पुराना व्यू और घर्षण बल का नया व्यू। उस वीडियो में जाकर आप इसको डिटेल में जाके समझ सकते हो सर कि संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर नहीं करता है। मैंने उसको बकायदा चित्र बनाकर बहुत डिटेल में उसको समझाया था। तो अभी हम यहाँ समझेंगे सर घर्षण बल है वो संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है, सर वे बीच में संसंजन बल कार्य करता है, उन पर काम करता है। ये एग्जाम्पल देकर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप अगर चाहो तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो अगला है हमारा, और हाँ ये है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर तो घर्षण बल काम करता ही है। सर पदार्थ अगर स्मूथ है, चिकना है तो घर्षण बल कम लगेगा। सर पदार्थ बहुत खुरदरा है तो सर बिल्कुल घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है सतह के तापमान, सर टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। मैंने बताया था कि सतह के तापमान पर निर्भर करता है। तापमान सर बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दो गर्म हो जाती है वस्तु तो एक दूसरे से सट जाती है, चिपक जाती है। तो कुल मिलाकर तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन निर्भर किस पर नहीं करता? संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो पुराना व्यू था, पुराने व्यू में ये कहा गया था कि संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है, लेकिन नया जो व्यू है, नया व्यू में बताया था संपर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये केवल पॉइंट टू पॉइंट मैच करता है, और ये केवल ससंजन बल वहां कार्य करता है। तो ससंजन बल के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है और वो एक दूसरे को बांध लेते हैं।
इसके कारण घर्षण बल लगता है। तो वो जो न्यू व्यू है वो आप जाकर उस वीडियो में देखना, आप समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ ये वाला। अगला है, एक 5 किलोग्राम का पिंड एक 5 मीटर रस्सी की सहायता से ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है। मतलब हमने एक 5 मीटर लंबी रस्सी ली, उसमें 5 किलोग्राम का पत्थर बांधा और हमने इस तरह से घुमाया ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे ऐसे ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर घुमा जाता है तो निम्नलिखित बिंदु पर, तो निम्नतम मतलब अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर और ये 5 किलोग्राम का ये पिंड है, 5 केजी का पिंड है और ये निम्नतम बिंदु होगा, ये उच्चतम बिंदु होगा। तो उसने कहा है कि निम्नतम बिंदु पर जब ये पहुंचेगा तब इस रस्सी में तनाव कितना होगा, तनाव कितना होगा। तो देखो मैंने बताया था सर, निम्नतम बिंदु पर तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, 6 mg होता है। निम्नतम बिंदु पर जब कोई वस्तु ऊर्ध्ववृत्त में गति करे तब निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होता है रस्सी में, सर तनाव होता है 6 mg। और सर उच्चतम बिंदु पर तो शून्य तनाव होता है, ये हमने वीडियो में बताया था। यहाँ पर देखो निम्नतम बिंदु की बात करें तो सर यहाँ पर फॉर्मूले में रख दो इसको। हम जानते हैं सर 6 मल्टीप्लाई बाय एम, एम कितना है 5 किलोग्राम का है और जी को आप 10 ले लेना, 5 के 30 मतलब 300 हो गया। कुल मिलाकर 300 न्यूटन तनाव होगा। कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब 300 न्यूटन इसका जवाब होगा। तो ये आप समझ में आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक व्यक्ति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंच जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या समान ही रहेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो जब हमने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, जी के मान में परिवर्तन, तब हमने बताया था, हम अभी मानते हैं कि सर ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है, मान लो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ से ये है 23.5 डिग्री साउथ है, ये सर साउथ। तो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसको यहाँ से यहाँ पर आना है, यहाँ से, तो भार में क्या परिवर्तन आएगा। देखो जिस प्रकार से जी बदलता है भार भी उसी प्रकार से बदलता है। तो हम बात करते हैं सर, जैसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आना होगा तो सर पहले हमको 0 डिग्री पर आना पड़ेगा, इस भूमध्य रेखा पर आना पड़ेगा, फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखो हमने सुना है कि सर जब भी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है। तो जब यहाँ से तुम भूमध्य रेखा तक पहुंचोगे तो जी का मान घटेगा, इसका मतलब भार भी घटेगा। और फिर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आओगे तो फिर जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो सर भार भी बढ़ेगा। इसका मतलब सर पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। हमने इसको बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस में समझा है। तो यहाँ समझ में आएगा सर जी का मान यहाँ से यहाँ आने पर घटता है तो भार भी घट जाएगा, और सर जी का मान यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ता है तो भार भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यदि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर जी का मान उतना ही है जितना कि पृथ्वी के अंदर x गहराई पर है तो h और x में क्या संबंध है। देखो जी की वैल्यू कितनी है, गुरुत्वीय त्वरण की जी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी घटता है सर, पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे खोद कर तब भी घटता है। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो हम इसमें समझ सकते हैं सर फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें सर जी डैश निकाले ऊपर जाने पर, h ऊंचाई पर ऊपर गए हैं तो फॉर्मूला होता है जी 1 + 2h अपॉन r। जी 1 ये होता है फॉर्मूला, ये होता है ऊंचाई पर जाने पर। और अगर हम बात करें सर गहराई में तो जी 1 + x अपॉन h, सॉरी r है ये r, x अपॉन r। तो हमें समझ में आया सर जी, अगर हम इतना है गुरुत्वीय त्वरण ये है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ऊपर चले गए हैं सर, इतना है सर x गहराई पर नीचे चले गए हैं, और वो कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। उसने पहले वो रखा है कि h ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ये होता है h ऊंचाई पर, और अगर h गहराई पर अंदर जाए x गहराई पर अंदर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ये बनेगा। और ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो जरा आप बराबर करके तो देखना। तो जी 1 + 2h अपॉन r बराबर यहाँ पर जी 1 + x अपॉन r। तो देखो जी से जी कट जाएगा, 1 ये है, 1 अगर उधर जाएगा घटेगा तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, r से r कट जाएगा, तो x बराबर 2h, मतलब 2h बराबर x, ये सर हमारा निकल के आया, x बराबर 2h।
कहाँ पर है, x बराबर 2h, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब सर ये जो सवाल है, इस सवाल को करने के लिए हमारे पास सर दोनों फॉर्मूले हमको याद रहे कि सर पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटता है, तो किस हिसाब से घटता है सर, फॉर्मूला है हमारे पास जी डैश बराबर जी 1 प्लस 2h अपॉन आर, ये फॉर्मूला है, ड्राइव करके आता है। डेरिवेशन हमको नहीं सीखना है क्योंकि डेरिवेशन इंटरमीडिएट का काम है, वहाँ पर हमारे रिटन एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर इसका काम है। हमें यहाँ पर अभी डायरेक्ट याद करना है कि सर ऊपर जाते हैं तो जी का मान जो इतना हो जाता है, और अगर पृथ्वी को खोदकर अंदर जाएंगे x मीटर गहराई पर तो सर इतना हो जाएगा, और ये दोनों बराबर है तो देखा हमने x बराबर 2h निकल के आया, तो ये हमारा जवाब हुआ x बराबर 2h। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक लोह चुंबकीय पदार्थ किसी दंड चुंबक के n ध्रुव से s ध्रुव तक ले जाया जाता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल, मतलब देखो दंड चुंबक क्या होता है, इस तरह से होता है एक चुंबक, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं इंग्लिश में, इधर होता है नॉर्थ पोल और इधर होता है एस पोल। अब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर इस तरह से जाती हैं, आपने देखा होगा चित्र, ऐसा बना हुआ चित्र देखा होगा, इस तरह से होता है। क्या कहा गया है भाई, देखो बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, ये हम जानते हैं, इस तरफ एन से निकलकर एस की तरफ जाती हैं और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ जाती हैं, ये हम जानते हैं। वो कह रहा है कि अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को सर एन पोल से, मान लो यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको हम खिसका के हम यहाँ ले जाएंगे साउथ पोल तक यहाँ पर ले जाएंगे, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चुंबकीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो चुंबकीय जो बल होता है वो बार मैग्नेट के सर शीर्ष पर, जहां पर ज्यादा अगर चुंबकीय बल रेखाएं घनी घनी है सर, वहां चुंबकीय बल ज्यादा है, तो तुम्हें क्या लगता है सर कहां पर ज्यादा डेंस है, तो सर यहाँ ध्रुवों पर ज्यादा डेंस है, इसका मतलब सर चुंबकीय बल यहाँ पर मैक्सिमम होगा अभी। और जब यहाँ से इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो देखो चुंबकीय बल घटेगा, क्योंकि देखो घनत्व तो इसका कम हो रहा है, ये जो पास पास थी किरणें ये दूर दूर हो रही हैं, तो यहाँ पर घटता जाएगा यहाँ तक घटेगा, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा क्योंकि डेंसिटी फिर यहाँ बढ़ेगी। तो सर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा जो चुंबकीय बल है सर, अगर हम इसको एन ध्रुव से एस ध्रुव तक ले जाएंगे तो पहले चुंबकीय बल घटेगा और फिर बढ़ेगा। तुम कहोगे सर घटेगा क्यों, क्योंकि सर बीच में देखा जाए तो इन चुंबकीय बल रेखा, सही नहीं बन पाया चित्र, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में सर गैप ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा दूर दूर होती है, यहाँ पास पास होती है, तो मैग्नेट यहाँ पर ज्यादा होती है, यहाँ पर भी ज्यादा होती है, चुंबकीय बल है वो ध्रुवों पर ज्यादा होता है, बीच में कम होता है। तो इसका मतलब सर पहले घटेगा, यहाँ तक घटेगा फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ये हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हर एक सवाल को तुम लाइटली पढ़ने की कोशिश करोगे तो हर एक व्यक्ति इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, तुमने अगर मेरी पीछे की वीडियोस देखी होंगी, बल वाली तीसरी जो यूनिट है पूरी देखी होगी, तो इस बात की गारंटी है एक भी सवाल में तुम्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। आपने ऐसा महसूस किया होगा, जो लोग मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं उनने ऐसा महसूस किया होगा कि हाँ भाई एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर पाए, और मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला सकते हैं, तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं, वही मैंने क्वेश्चन लिए। बहुत आसान वाले तो मैंने भी नहीं लिए, क्योंकि आसान वाले तो सब कर लेते हैं, अगर वो भी मैं यहाँ कराऊंगा इतनी मेहनत से, मैं इनको लिखता हूँ, पहले इनको लिखता हूँ फिर जाके समझाता हूँ, फिर लिखता हूँ समझाता हूँ, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि तुरंत आ गया, बहुत मेहनत करी जा रही है, इस एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत है, आप इसको समझ सकते हो। खैर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान समानुपाती होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है वो समानुपाती, सर गुरुत्वीय द्रव्यमान का मतलब है सर भार, गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये गुरुत्वीय लगा दिया ना, गुरुत्वीय द्रव्यमान का कहने का मतलब होता है भार। ये जो है ना, ये शब्द समझना है, इस शब्द का मतलब है भार। भार जो है ना समानुपाती होता है, किसके समानुपाती है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के, सर गुरुत्वीय क्षेत्र या फिर गुरुत्वीय भार या गुरुत्वीय बल एक ही बात है सर, इसका मतलब भी गुरुत्वीय भार होता है तो ये समानुपाती होगा, ये खुद ही है, खुद ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है तो सर ये भी गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय द्रव्यमान एक ही बात है, ये भार है एक तरह से भार, mg, ये भी mg ये भी mg। गुरुत्वीय बल ये भी सर mg होता है, गुरुत्वीय बल कोई वस्तु कितना बल लगा रही है mg लगाती है तो ये भी सर mg है, इस पर भी निर्भर करेगा, ये तो सेम चीज हो गई। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, सर तीव्रता भी वही होती है, अगर आप करें कि हम सर 20 किलोग्राम के हैं तो हमारे ऊपर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो कुछ नहीं, हम लगाएंगे फॉर्मूला m इंटू जी, हमारा द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई जी, सर इतनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे ऊपर काम करेगी, वो भी तो सर भार होता है, ये भी भार ये भी भार ये भी भार, आंसर है उपरोक्त सभी, कुल मिलाकर ये भार है। और भार, ये तीनों ऑप्शन में भार के ही 3 नाम दिए हैं, भार को ही 3 नामों से जाना जाता है, तीनों नाम यहाँ दे दिए, इसका मतलब सर ये जो भार है ना ये सबके समानुपाती है कुल मिलाकर।
आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला है किसी उपग्रह पर किसी वस्तु का भारहीनता का कारण है। मतलब देखो कोई वस्तु उपग्रह पर, मान लीजिए सर ये उपग्रह है, इस उपग्रह पर एक ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो अब भी ये खड़ा होने के बावजूद भी भारहीनता का महसूस कर रहा है। भारहीनता का मतलब इसको महसूस ही नहीं रहा भार है हमारा। भारहीनता कब महसूस होती है? जब हम स्वतंत्र फ्री मुक्त अवस्था में गिरे। जब मुक्त अवस्था में गिरते हैं तो सर नीचे से प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है। जब नीचे से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही हमको, जब नीचे से प्रतिक्रिया हमको नहीं मिल रही सर, तभी हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। जैसे हम आकाश में गिर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, तो जब गिरते हैं, जैसे मान लीजिए अगर जमीन पर खड़े हैं, तो खड़े हैं क्योंकि हमारा जो भार है वो नीचे की तरफ जमीन पर काम कर रहा है और जमीन हमारे ऊपर प्रतिक्रिया हमको दे रही है, तो हम आराम से खड़े हैं, ना तो धंस जाते। अगर जब आसमान में से गिरते हैं, स्वतंत्र रूप से जब गिरते हैं, तो सर प्रतिक्रिया हमको नहीं मिल पाती। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, यही कारण है कि भारहीनता का हम अनुभव करते हैं। अब हम बात करें कि सर ये जो अब आदमी गिर नहीं रहा है या खड़ा ही है, मतलब ये एक कोई ग्रह है, इसके ऊपर खड़ा है और यहाँ पर भी ये भारहीनता महसूस कर रहा है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रह है ना, ये इसको प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है। मतलब ये जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी हमको प्रतिक्रिया देती है, हमारे भार के बराबर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन तो हम भार महसूस करते हैं, लेकिन ये जो ग्रह है ये इसको प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, तो ये अपना भार महसूस ही नहीं करेगा कि मेरे अंदर कुछ वजन है, क्योंकि प्रतिक्रिया मिल नहीं रही है इसको। तो यही है, तो गुरुत्व क्षेत्र ये है सर। तो शून्य गुरुत्व बल नहीं, गुरुत्व बल तो शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ गुरुत्व बल जरूर होता है किसी न किसी पिंड का, गुरुत्व बल शून्य नहीं होगा जरूर, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। अगला है द्रव्यमान केंद्र, सर सेंटर ऑफ मास की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया, उपग्रह है ना वो सतह है, सतह कुछ ऐसी है कि प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही उसको, तो कुल मिलाकर सर उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया ये है सर, ये है। अगर आप बात करेंगे शून्य गुरुत्व बल इस संसार में कहीं पर भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसने बोल रखा है कि ये प्रतिक्रिया दे नहीं रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक तरह से गुरुत्व बल शून्य ही होगा। तो वैसे इस सवाल का जवाब सर ये भी होना चाहिए, गुरुत्व बल ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो होता नहीं है, कभी नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें द्रव्यमान है तो गुरुत्व बल शून्य हो ही नहीं सकता, लेकिन इसने बोल रखा है कि ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर वस्तु भारहीनता का अनुभव यहाँ खड़ी होकर कर रही है, तो जब भारहीनता यहाँ महसूस कर रही है तो सर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, इसको कन्फर्म है कुछ ना कुछ इस सतह में गड़बड़ी है, प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही है। या तो सतह बहुत मुलायम होगी जो गिरता जा रहा है आदमी, या फिर ये प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। कुल मिलाकर प्रतिक्रिया जब मिलती है तभी हम भार महसूस करते हैं, और प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो भारहीनता का अनुभव करेंगे। तो आंसर तो वैसे ये भी बन सकता है, लेकिन सर जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने इस सवाल का आंसर इसको माना था, तो हम भी इसको ही मानेंगे और यही हमारा ज़्यादा सही है। मतलब एक तरह से कहें कि सर ये अगर 2G है, नहीं ये 4G है, तो फिर ये 2G है मात्र, समझे? अगर ये 2G है तो फिर ये 4G है, 5G है, तो हम कहेंगे कि सर ये ज़्यादा अच्छा है। हम इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है तो हम सिलेक्शन उसका करते हैं, तो सर ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, तो सर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए इसको आंसर मानेंगे। तो ये हुए हमारे 41 क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3 यहाँ पूरी तरह से समाप्त होती है। मैंने बहुत सारे देखो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, 41 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। अगर आपने वीडियोज़ को देखा होगा तो बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़कर कुछ नया पा रहे होंगे, रेगुलरली अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं चलो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।